Hello guys, welcome to online class AD. In previous class, we have discussed about properties of plane mirrors. Now we are going to know more about plane mirrors. What happens when we arrange two plane mirrors at some angles? There are multiple images formed. So let's see how plane mirror forms multiple images when they are arranged at some angles, right? Now our question is, what happens when two plane mirrors arranged at some angles, right? So our solution, number of images formed, यानी कि जब आप दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे सेट करोगे तो उसमें बहुत सारे इमेजेस बनेंगे और वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एंगल पे सेट किए हो। ठीक है, जितना कम एंगल पे सेट करोगे उतना ही ज्यादा इमेजेस बनेंगे। सपोज आपने दो प्लेन मिरर को थीटा एंगल पे सेट किया तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 360 बाई थीटा। इफ योर आंसर इज इवन देन सब्ट्रैक्ट 1। अगर आपका आंसर इवन आता है तो आप कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। देखते हैं इसे। सपोज आपने दो प्लेन मिरर को कुछ इस तरह से 30 डिग्री पे अरेंज कर दिया। ठीक है, ये रहा प्लेन मिरर। कितने डिग्री पे अरेंज किया? 30 डिग्री पे अरेंज किया। तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू कितना? 360 अपॉन 30, 12। ये हमारा आंसर जो है वो इवन में आया है ना बच्चों। ये हमारा आंसर जो है 12 इवन में आया है। इसे कट करेंगे 12 आएगा, 3 से 12 टाइम्स। तो हम क्या करते हैं, इसे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब टोटल 11 इमेजेस बनेंगे। ठीक है, कितने इमेजेस बनेंगे? 11 इमेजेस बनेंगे। इसी तरह से दो प्लेन मिरर को अगर हम 60 डिग्री पे अरेंज करेंगे, 60 डिग्री पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 360 + 60। इट मींस वी हैव 6 बट 6 - 1 = 5 इमेजेस। कितने इमेजेस बनेंगे? 5। यानी कि दो प्लेन मिरर को अगर आप 60 डिग्री पे अरेंज करोगे तो आपको टोटल 5 इमेजेस दिखाई देंगे। आप जब बार बार शॉप पे जाते हो तो वहां पर पैरेलल मिरर्स लगे होते हैं और बहुत सारे फोटो आप दिखते हो, है ना। अपना फोटो जो है बहुत सारे, मतलब बहुत टाइम से देख पाते हो। तो ये कैसे हो पाता है? तो जब भी दो प्लेन मिरर को पैरेलल अरेंज किया जाता है तो उस समय थीटा जो होता है वो 0 डिग्री माना जाता है। यानी कि बार बार शॉप पे दो प्लेन मिरर पैरेलल अरेंज होते हैं। पैरेलल अरेंज होते हैं मतलब थीटा कितना? 0। इसीलिए पैरेलल जब अरेंज होगा तो इमेजेस जो बनेंगे वो इनफाइनाइट, बहुत सारे, मतलब कुछ इस तरह का। एक प्लेन मिरर ये रहा, दूसरा प्लेन मिरर ये रहा, यानी ए और बी। तो वहां पे जो इमेजेस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह का, यहाँ रे गया यहाँ, फिर रे गया इधर, फिर रे गया इधर। मतलब ये क्या होते रहता है, आपस में रेज जो है वो कोलाइड करते रहते हैं और जहां जहां इंटरसेक्शन होगा रेज का वहां वहां इमेजेस बनेंगे। ओके, लेट्स चेक इफ एवरीथिंग इज ओके। Everything is quite clear now. Now we are going to start spherical mirrors. Last day we have discussed about plane mirrors. Now it's time, the time comes to start spherical mirror. So we have the topic spherical mirror. What do you mean by spherical mirror? First of all, you must remind how can we define a mirror? Mirror is an object which can reflect most of the light, right? यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे उसे ही हम मिरर कहेंगे, है ना। अब मिरर दो तरह के मैंने बताए थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर।
प्लेन मिरर का डिस्कस मैंने कल पिछले क्लास में कर दिया था, और आज ये है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा मिरर जिसमें कर्वेचर हो। कर्वेचर कहने का मतलब वो गोला का एक टुकड़ा हो, स्फीयर का एक टुकड़ा हो, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं हम, द मिरर विच हैज कर्वेचर, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि ये एक लीड स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल लीड था आपके पास, उसको आपने डिवाइड कर दिया, दो पार्ट होता है आपके पास, बनाई किए और एक किए, है ना, दो पार्ट। आप इधर से अगर पॉलिश कर दोगे तो ये वाला सरफेस से आप देख पाओगे, यहाँ पे आपका चेहरा वगैरह दिखेगा, ठीक है, और इधर सरफेस पॉलिश कर दिए तो ये वाला चेहरा से आप देख पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बड़ा लीड स्फीयर का पार्ट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैसा मिरर जिसमें क्या हो, कर्वेचर हो। कर्वेचर का मतलब कर्व आप समझ रहे हो ना, गोला का टुकड़ा, गोला का टुकड़ा, ठीक है। और हमारे पास स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन कौन, फर्स्ट है आपका कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, इसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और दूसरा है हमारा डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आप समझ रहे हो। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड convex mirror. Concave mirror is also called converging mirror and diverging mirror is also called convex mirror. Okay, बच्चों आप लोग इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कतें ना आए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कनकेव मिरर के बारे में, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कह रहे हैं। तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर वैसा मिरर जिसका जो पार्ट हम लोग देखेंगे, जो पार्ट यूज के लिए लाएंगे, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inside, यानी कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, इनसाइड हो, अंदर की तरफ हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का, ये देखिए, ये मिरर है, हमने इसे इधर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। यानी कि इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। एक और तरह का मिरर आएगा कुछ इस तरह का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसे कौन सा मिरर कहेंगे हम, इसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जो इस्तेमाल में लाया जाएगा वो सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, कॉन्वेक्शन। आप इसका पिक्चर भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कॉन्वेक्स मिरर यानी द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is
आउटसाइड, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। बच्चों ये जो है वो कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर। और ये जो है, ये वाला आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरह, ये देखिए मैं इधर से इसको क्या कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। तो ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसे कौन सा मिरर कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। आई होप कि आप लोग कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर समझ गए होंगे। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर को अच्छे से समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं, उनको जानना जरूरी है, जैसे इनकी पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो उस पे आते हैं, डेफिनेशन आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक। नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, पिक्चर बना लेना, ठीक है। सम यूजुअल टर्म्स, सबसे पहला टर्म्स आता है हमारा अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब अगर ये मिरर है, ये अगर मिरर है तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे इस साइड, जैसे दो पार्ट हुआ ना इसका, इधर पॉलिश कर दिए और इधर से आप देखोगे चेहरा इधर से दिखेगा, तो ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे अपर्चर, यानी इसका अपर्चर यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। अपर्चर मतलब रिफ्लेक्ट इधर से ही होगा, थोड़ा देर बाद हम देखेंगे। दूसरा आता है पोल। पोल क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, यानी कि जैसे ये अपर्चर हुआ, इसके बीचों बीच के बिंदु समझो ये है, इसे हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। थर्ड है प्रिंसिपल फोकस, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि जब आप रे डालोगे, कोई भी स्फेरिकल मिरर पे जब रे ऑफ लाइट पड़ेगा तो वहां से जो प्रकाश की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी और एक बिंदु पर मिलेंगी, उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि देखिए सपोज ये आया पैरेलल रेज, तो ये पैरेलल रेज जब आएगा तो ये सब एक बिंदु पर मिलता है, ये देखिए टकराने के बाद सब यहां मिला है, इट मींस ये हो गया फोकस, ठीक है। टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं रेज उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। हाउ कैन वी डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, तो इंसिडेंट पैरेलल रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि आती हुई समानांतर किरणें, पैरेलल किरणें टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम भी आप लोग बना लेना, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट पैरेलल रेज meet at a common point after reflection. This point is called principal focus, ठीक है। यानी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, जहां पर वापस आती किरणें मिलेंगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है बच्चों। और ये एफ से लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल एफ आप देख रहे हो, कैपिटल एफ से लिखा जाता है इसे, ओके। चौथा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, तो ये देखिए फोकस और पोल के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। कहां से कहां तक के दूरी को,
फोकस और पोल, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ किसे कहेंगे, यानी कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और इट इज डिनोटेड बाय एफ। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एफ, स्मॉल एफ से ही हम लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ रहा मतलब प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ रहा मतलब फोकल लेंथ, फोकस से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। चलिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला आते हैं पॉइंट नंबर 5। ये भी मैं इरेज कर देता हूं। पॉइंट नंबर 5, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of the spherical lead sphere from which mirror is taken out, यानी कि स्फेरिकल मिरर में एक टर्म होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बिंदु होता है, वो सेंटर होता है जिससे एक गोला से मिरर को काट के निकाला हुआ होता है। सपोज आपके पास एक लीड स्फीयर कुछ ऐसा था, और तो उसका सेंटर ये था, तो आपने यहां से काट दिया इसे, इट मींस आपके पास कुछ ऐसा मिरर होगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब इसकी स्लाइड को हटा देते हैं। आपके पास ये बच गया, देखिए तो ये वाला बच गया, और ये इसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे सी से लिखेंगे। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जो एकदम सेंटर में है। सेंटर में है मतलब जिससे आप आईना काटे हो उसके बीचों बीच वाला बिंदु है। ठीक है, क्लियर, ये चीज तो समझ में आ रही है आपको। यानी कि सेंटर ऑफ द स्फेरिकल लीड स्फीयर, स्फेरिकल लीड स्फीयर यानी कि जो पहले स्फेरिकल लीड स्फीयर था उसका केंद्र, सेंटर। ठीक है, जिससे मिरर को काटा गया था। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। और इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, ये किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट 6, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस तो आप समझ रहे हो, सेंटर से लेकर के और सर्कल तक का डिस्टेंस, तो यहां पर हो जाएगा सेंटर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस between the center of curvature and the pole is called radius of curvature, radius of curvature। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां तक का डिस्टेंस होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और पोल तक का। और ये किससे डिनोट करते हैं, इसे लिखेंगे आर से। इट इज डिनोटेड बाय आर। किससे डिनोट करते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। क्लियर, ओके। 6, 7, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लास्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि जितने भी आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस, ये तीनों पॉइंट जिस लाइन पे लाई करते हैं उसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इट इज द एक्सिस which passes through the pole on which
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाई, यानी जिसपे लाई करता है। समझा देते हैं एक एक करके सारा टर्म को, ठीक है, पिक्चोरियल फॉर्म में। इसे इरेज कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अभी जो कुछ भी हमने पढ़ाया ये की टर्म्स था, स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स थे, इनको समझना जरूरी था, ठीक है। देखिए सपोज आपके पास ये एक मिरर है, ये कौन सा मिरर है बच्चों, ये है कनकेव मिरर, क्योंकि अंदर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सपोज ये वाला पोल है, तो यहां से हम एक लाइन खींच देते हैं, ये सीधा लाइन होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम रिलेशन बताएंगे, ठीक है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल जिस लाइन पे लाई करते हैं उसे ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, क्लियर। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम आर कहेंगे। ये ना पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, आर बोलेंगे, ठीक है, ये आर। अच्छा ये वाला दूरी को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। हो गया, बस यही तो समझना था आपको। यानी ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा आधा होता है। ये चीज हम आगे पढ़ने वाले, ये चीज क्लियर हो गया आपको। सारा टर्म्स मैंने यहाँ लिखवा दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का दूरी। फोकल लेंथ क्या है, तो फोकस से लेकर के पोल तक का दूरी, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेजेस बनाए जाते हैं उसके कुछ नियम और शर्तें होते हैं, ठीक है। और जो इमेज बनेगा, इमेज उसी जगह पर बनेगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगे, यानी मिरर से टकराने के बाद जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज कटते हैं उसे ही हम उस पॉइंट पे हम इमेज मानते हैं, और उसी पॉइंट पे बनता ही है। तो कैसे हम रे को ड्रॉ करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, ये चीज। तो पहले हम जानते हैं कि रे डायग्राम बनाने के क्या नियम और शर्त होता है, ये चीज, ठीक। तो रूल्स फॉर ट्रेसिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम ट्रेस करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट देखिए, द इंसिडेंट रे, the incident ray parallel to the principal axis returns, ऐसा लिखते हैं, passes through focus after reflection, क्लियर, passes through focus after reflection, ठीक है बच्चों। ये चीज आप समझो कि जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगा। मतलब ये देखिए, पहले हम जान लेते हैं दोनों मिरर का फोकस कहाँ होता है। पहले कनकेव मिरर ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये P है, ये F है, ये C है। अगर कोई भी आप पैरेलल रे को इस तरह से, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल इंसिडेंट रे हो गया, तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कोई भी पैरेलल रे कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कोई भी पैरेलल रे
कहाँ से गुजरता है टकराने के बाद? फोकस से गुजरता है। इधर से अभी आप ड्रॉ करोगे ना तो भी ये कहाँ गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि कोई भी पैरेलल रे अगर आता है प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। अच्छा देखिए, ये फोकस वगैरह सेंटर ऑफ कर्वेचर, चूंकि इसका गोला का पार्ट कुछ ऐसा था इसीलिए इधर लाई किया लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसका गोला जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें सारे चीज आपको अपोजिट नजर आएंगे। मतलब इसका गोला इधर लाई करेगा, इट मींस अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये इसका फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर सपोज ये लाइन के पैरेलल अगर कोई रे गया तो आईना के अंदर तो नहीं जाएगा ना, वो आईना के अंदर नहीं जाएगा, तो ये इस हिसाब से मुड़ेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रहा है, यानी इधर से गया और ये ऐसे मुड़ गया। मतलब इसको पीछे मिलाओ के लिए कहाँ जाएगा? फोकस पे जाकर मिलेगा। ये लाइन ये ले जाएगा और ये उधर निकल गया, क्योंकि आईना ये है, आईना से टकरा के उधर ही जाएगा, तो ये फोकस पर लगे। आपको यहाँ से देखने वाले लोग को लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। ठीक है, ये रे जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और ये लगेगा आपको कि कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। मतलब कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रे कहां से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा, डेफिनेटली फोकस से होकर गुजरेगा। ये पहला नियम है, फर्स्ट रूल है। पहला रूल आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी रे डायग्राम आपको ट्रेस करने के लिए दिया जाएगा तो आप पैरेलल रेज लेते हो तो वो उसको आपको कहां से गुजारना पड़ेगा? तो ये आपको गुजारना पड़ेगा फोकस से। क्लियर? सेकेंड रूल, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, ये कनकेव मिरर के लिए था, ये कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड रूल था द इंसिडेंट रे passes through the incident ray passes through center of curvature retrace same path after reflection, यानी कि जैसे आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आता है तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। देखिए कैसे, सपोज ये कनकेव मिरर है और इधर मैंने पॉलिश कर दिया, ये हो गया पोल, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। अगर कोई रे इस तरह से आया था, देखिए यहां से सेंटर सी से पास कर रहा है, ये बिंदु से पास कर रहा है, तो ये इसी रास्ते से वापस भी लौट जाएगा, कुछ ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यानी सी से आया था तो सी से वापस भी चला जाएगा। कन्वेक्स में कैसे होगा देखिए, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पी रहा, ये एफ है, ये सी है। मतलब कोई रे ऐसा कुछ आएगा, इसमें सी तो है ही नहीं, सी इसमें नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, तो आप इसको कैसे ट्रेस कर पाओगे? तो एक अनुमान आप लगा सकते हो ऐसा कुछ कि रे कोई आया ऐसे कुछ पास करके ऐसे, तो ये ऐसा गया होगा। सपोज यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जितना ये डिस्टेंस सी पी से एच सी तक है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो ये लगभग यहाँ से पास करके निकलेगा ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो आप? सी से पास होकर आने वाला रे वही रास्ते से वापस चला जाएगा, बस इतना याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है थर्ड, रूल नंबर 3, द रे which passes through फोकस, है ना बच्चों? फोकस से जो रे पास करेगा वो क्या होगा? जो पैरेलल आता था वो फोकस से पास करके जाता था कि नहीं? तो जो फोकस से आएगा वो पैरेलल जाएगा। द रे विच passes through focus returns parallel to the principal axis
यानी कि अगर ये आपके पास मिरर है, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई रे फोकस से पास करके आता है तो ये पैरेलल निकल जाएगा। किसके पैरेलल? इस वाले लाइन के पैरेलल। ये कौन सा लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब कोई भी रे जो फोकस से पास करेगा वो पैरेलल निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? फोकस से आने वाला पैरेलल निकलेगा, पैरेलल आने वाला फोकस से निकलेगा, सी से गुजरने वाला सी से ही वापस चला जाएगा। और एक लास्ट रूल बच गया, रूल्स काफी इजी है। नंबर 4, एवरी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो व्हाट फॉलो, क्या फॉलो करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि प्रत्येक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भली भांति फॉलो करेगा। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा होगा। सपोज अगर कोई रे कुछ इस तरह से ये देखिए आया और तो ऐसे जाएगा, तो यहाँ आप अगर नॉर्मल खींचोगे ना तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा हमेशा। मतलब कि इस हिसाब से वो वापस जाएगा कि इंसिडेंट एंगल और वो रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये नियम कानून फॉलो करके ही होगा। तो मैंने टोटल 4 रूल बताए। कौन कौन? मैंने बताया कि वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से गुजरेगा। दूसरा वाला मैंने बताया जो सी से आया वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा मैंने बताया कि जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल निकल जाएगा। और चौथा जो है वो हमेशा रेज जो है इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भली भांति फॉलो करेंगे, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट और कोई ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इमेज कहां बनेगा, ठीक है।